हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस में। आज हम लोग इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशन के दूसरे और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब विच वॉज 1707 AD, a weak chain of emperors or a weak link of emperors, and as well as the overextension or the over ambition of Aurangzeb, as well as the treachery of noblemen lead to the fall of mighty Mughals. एंड दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न कि किस तरीके से यूरोपियंस का दबदबा हिंदुस्तानी लैंड्स पर बढ़ गया। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो एरप्ट हुए या फिर अराइज हुए आउट ऑफ मुगल नोबिलिटी, या फिर औरंगजेब की डेथ के बाद वो कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे विच केम ऑन टू द फोरफ्रंट, विच लिटरली डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ इंडियन लैंड्स, और किस तरीके से यूरोपियंस ने अपना दबदबा हिंदुस्तानी लैंड्स पर जताया। तो आइए देखते हैं व्हाट वाज द एरा एक्चुअली पोस्ट औरंगजेब, यानी कि 1707 में जब इमीडिएटली 89 ईयर्स ओल्ड औरंगजेब की जब मौत हुई तो क्या थे पॉलिटिकल सिचुएशंस। Among brothers, that eldest Muazzam assumed title Bahadur Shah I at age of 63 years in 1707 AD. हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जब औरंगजेब की मौत हुई when he was 89 years, he left many children. बहुत से बच्चे थे. There was also a war of succession between his children. तो उनके सबसे बड़े बेटे जो थे औरंगजेब के, हालांकि हमने देखा कि इन मुगल देर वॉज नो ट्रेडिशन ऑफ प्रीमोजिनेचर, यानी कि बादशाह के मर जाने के बाद उनके एल्डेस्ट बेटे को थ्रोन मिलेगा, इस तरीके का किसी भी प्रकार का ट्रेडिशन मुगल रूल या फिर मुगल एम्पायर में नहीं था। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब की डेथ के बाद जो है उनके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम शाह, उन्होंने एक टाइटल लिया। हमने देखा कि जिस तरीके से औरंगजेब ने जब बादशाह वो बन गए जुलाई 1658 में, तो उन्होंने एक टाइटल ले लिया आलमगीर। तो उसी तरीके से औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे मुअज्जम शाह ने एक टाइटल ले लिया बहादुर शाह द फर्स्ट, एंड ही वॉज 63 ईयर्स व्हेन ही बिकेम द रूलर। इमीडिएट स्टेप्स वर टेकन फॉर नॉर्मलसी। हमने देखा कि औरंगजेब ने इनिशियली 22 ईयर्स में एक टॉलरेंट पॉलिसी फॉलो की, लेकिन आफ्टर 22 ईयर्स ही इम्पोज्ड जिजिया। समवेयर ही वांटेड द सेक्युलर टेक्सचर ऑफ मुगल टू बी कन्वर्टेड टू प्योर इस्लामिक और फंडामेंटल इस्लामिक इन नेचर। तो जब बहादुर शाह तख्त पर आया औरंगजेब की मौत के बाद, तो अगेन ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर। Unlike his father, he actually wanted to follow a tolerant policy towards his courtiers. तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नॉर्मलसी के जो है वो स्टेप्स लिए। तो आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या थे। पीस वॉज स्पोकन विद राजपूत्स। तो राजपूत्स में जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, खुद उनके जो छोटे छोटे जो कन्फेडरीज थे उनके बीच पीस बात की गई थी, और जितने भी हाई नोबल्स थे मुगल कोर्ट में, तो उनके साथ भी जो है वो पीस बात किया गया, यानी कि एक डील ब्रोकर की गई कि भाई यू विल गिव अस सोजारिटी और आपके वतन जागीर से आपको वापस दिए जाएंगे। देर इज़ नो नीड टू फील थ्रेटेंड और देर इज़ नो थ्रेट फॉर यू और योर सॉवर्निटी। एंड मराठास बाय रिलीज ऑफ शाहू। दरअसल शिवाजी महाराज के बेटे थे शाहू महाराज। तो शाहू महाराज को जो है वो अभी बच्चे थे, औरंगजेब ने उन्हें अरेस्ट करवाया था। औरंगजेब को डर था कि कहीं ना कहीं पोस्ट डेथ ऑफ हिज फादर यानी कि शिवाजी महाराज, कहीं ना कहीं उनके खुद के बेटे जो है शाहू जी महाराज उनके लिए एक थ्रेट ना बन जाए। तो औरंगजेब ने शाहू जी को बंदी बनवाया था, अरेस्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह ने उन्हें रिलीज करवाया फॉर अ रीज़न के मराठा का जो अपोजिशन था वो कहीं ना कहीं पेनफुल साबित हो रहा था मुगल एम्पायर के लिए। स्टेप्स अगेंस्ट सिख लीडर बंडा वॉज टेकन एंड डिफीटेड एट सिरहंडी। हमने देखा कि औरंगजेब ने एक बहुत ही ब्लड एंड फिस्ट का एक पॉलिसी यूज़ किया। ही यूज टू एक्सिक्यूट हिज ओपोनेंट्स। हमने देखा कि किस तरीके से तेज बहादुर जो कि एक गुरु थे, सिख गुरु थे, किस तरीके से औरंगजेब ने उन्हें एक्सिक्यूट करवाया। तो बंडा बहादुर जी ने बहुत प्रयत्न किया कि सिखों को जो है वो मनवाने की कोशिश करें, पीस जो है उनसे भी बात किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सिख के जो लीडर उस वक्त थे बंडा बहादुर, वो तैयार नहीं थे टू कम ऑन द टर्म्स ऑफ मुगल। तो कहीं ना कहीं बंडा बहादुर जी जिन्होंने अपने खालसा को अनाउंस किया हुआ था, तो उसे मुगल एम्पायर ने, मुगल आर्मी ने, कंबाइंड मुगल आर्मी ने डिफीट किया एट सिरहंडी, जो कि आज पाकिस्तान का एक एरिया है। तो दिस इज हाउ सिख वॉज ऑल्सो, या फिर सिख रेवोल्यूशन भी पीस पर या फिर सिख रेवोल्यूशन को भी एक चेक देने की कोशिश की बहादुर शाह ने। बहादुर शाह डाइड इन 712 AD। लिटरली ही केम एट द थ्रोन एट एज ऑफ 63, और 1712 AD यानी कि एक बहुत ही छोटा इनका टर्म था या फिर एरा था, और इसके बाद उनकी मौत हुई 712 AD में।
अगेन द ट्रबल एरप्ट्स, हमने देखा कि हाउ द वीक चेन या फिर द वॉर ऑफ सक्सेशंस ब्रॉट मुगल सुजारनेटी टू इट्स नीज। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रबल जो है वो फिर से एरप्ट होता है। द अनयूजुअल वॉर ऑफ सक्सेशन लास्टेड फॉर नियरली हाफ डेकेड विद पर्सनैलिटीज सच एज फारूकसियार, सईद ब्रदर्स, मोहम्मद शाह एक्सेट्रा कमिंग ऑन सीन। तो बहादुर शाह द फर्स्ट यानी कि 63 ईयर्स की एज में जो बहादुर शाह द फर्स्ट आए थे त्रोन पर और उनकी जो डेथ 1712 एडी में हुई थी, तो इमीडिएटली उसके बाद जो है अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोकआउट और कई जो है नेक्स्ट हाफ डेकेड यानी कि नियरली 25 और 30 साल तक जो है सीन पर अलग अलग छोटे बड़े प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आते गए, लेकिन कोई भी उस स्टैच्यूर का नहीं था कि वो औरंगज़ेब, शाहजहां या फिर जहांगीर में से एक बन सके। कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ मिलते हैं जैसे कि फारूकसियार, वो भी एक सक्सेसर था लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी नोबिलिटी ने हरा दिया। सईद ब्रदर्स, दरअसल ये वजीर का पोजीशन होल्ड करते थे, इनको भी जो है वो ट्रेचरी से हराया गया, कहीं ना कहीं वो भी पावरफुल पोजीशन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद शाह, ये तमाम जितने भी छोटे छोटे राजा महाराजा या फिर बादशाह जो आए, दे वर नॉट पावरफुल इनफ टू द थ्रोन ऑफ मुगल्स। शायद आप में से कई लोगों को ये बात पता भी नहीं होगा कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक जो है उन्हें ग्रेटर मुगल्स कहा जाता है। ठीक है, बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक ग्रेटर मुगल्स उन्हें कहा जाता है। और औरंगज़ेब के बाद जो बहादुर शाह द फर्स्ट आए, उनसे लेकर बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें जो है रंगून भेजा गया था, बर्मा भेजा गया था ब्रिटिशों के ज़रिए, तो उन तक जो है लेटर मुगल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये है फ़र्क ग्रेटर मुगल्स और लेटर मुगल्स में। तो लेटर मुगल्स में एक भी ऐसा नहीं था हु वॉज वर्ती एनफ टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट मुगल एम्परर अगेन। The constant troublesome court with backstabbings and surprise assassinations paved way for ambitious leaders to proclaim independence. इस चैप्टर का सबसे अहम मुद्दा ही यही है कि द वे हाउ इंडिपेंडेंट किंगडम्स केम ऑन टू द सीन। तो वो इंडिपेंडेंट जो एम्बिशियस लीडर्स हुआ करते थे मुगल कोर्ट में, जो या तो वजीर हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि नाउ द मुगल सुजारनिटी वॉज एट एन एंड, मुगल सॉवर्निटी को जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है या फिर इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स एन एंड। तो उन्होंने बेहतर समझा कि वाई नॉट वी प्रोक्लेम आवर ओन इंडिपेंडेंस एंड वाई डोंट वी प्रोक्लेम आवर ओन स्टेट्स। तो इस तरीके से जो है जो एम्बिशियस लीडर्स थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया फ्रॉम मुगल एम्पायर। तो उन एम्बिशन लीडर या फिर एम्बिशियस लीडर्स की लाइन में सबसे पहले आते हैं द निज़ाम ऑफ डेक्कन। इनिशियली अ वाइसरॉय ऑफ डेक्कन रोज टू पावर एंड बिकेम वजीर इन दिल्ली। तो आप जैसा कि पिक्चर देखते हैं, दरअसल ये निज़ामुल मुल्क चिनकिलिच खान है। ये दरअसल वजीर थे मुगल कोर्ट के। तो पहले इन्हें वाइसरॉयल्टी दी गई थी दक्कन की। ही वॉज नो डाउट एन एम्बिशियस लीडर, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन लीडर्स ऑफ मुगल एम्पायर। तो कहीं ना कहीं ही रोज टू द पावर एंड बिकेम वजीर इन दिल्ली। Repeated jealousy by other nobles and threat to Mughal stability, he moved permanently to Deccan. तो कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया कि कांस्टेंट बैकस्टैबिंग्स हो रहे थे, सरप्राइज असैसिनेशंस हो रहे थे, कहीं ना कहीं मुगल स्टेबिलिटी जो है वो मिल नहीं रही थी। फारूकसियार या फिर सईद ब्रदर्स, ये टसल चलता ही रहता था। तो इन्होंने बेहतर समझा कि वाई नॉट गो, जहाँ से वो आए हैं, जहाँ की उन्हें वॉइस रॉयल्टी पहले डक्कन में जो दी गई थी, वाई नॉट टू गो बैक देयर एंड प्रोक्लेम हिज ओन इंडिपेंडेंस एंड हिज ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। By 1723 ही हैड गुजरात एंड मालवा अंडर हिज वॉइस रॉयल्टी। ना कि सिर्फ डक्कन यानी कि आज के हैदराबाद का रीजन, बट ऑल्सो गुजरात एंड मालवा वर ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल और एल्स हिज गवर्नरशिप। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ असफजा। उन्होंने एक टाइटल लिया। अभी हमने देखा कि किस तरीके से औरंगज़ेब ने आलमगीर खुद को प्रोक्लेम किया, मौज़म शाह ने खुद को बहादुर शाह बनाया, तो इसी तरीके से चिनकिलिच ने खुद को आसफ जहाँ का एक टाइटल दिया। निज़ाम उल मुल्क चिनकिलिच खान वॉज फाउंडर ऑफ असफ जाही डायनेस्टी इन 1725 AD। तो डेक्कन में वो आए और उन्होंने जो है खुलदाबाद या फिर दौलताबाद या फिर आज का औरंगाबाद जिसे हम कहते हैं, उसे इन्होंने अपना कैपिटल बनाया डेक्कन का, और वहाँ से जो है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो है इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया। ही हैड कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट्स विद मराठास इन डेक्कन। तो कहीं ना कहीं इनका जितना भी रूल था, जो एक लॉन्ग पीरियड तक ही इनका रूल था, तो इनका रूल जितना भी था वो मराठा से प्रॉब्लमेटिक था। कहीं ना कहीं मराठा से कॉन्स्टेंटली उनके कन्फ्लिक्ट्स होते ही थे। तो इस तरीके से निज़ाम ऑफ डेक्कन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू हैव कम आउट ऑफ मुगल ट्री।
द अवध, यानी कि आज का जो यूपी या बिहार का जितना भी आप एरिया देखते हैं वो उस वक्त अवध किंगडम का था। तो वो भी इट वाज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट किंगडम्स टू हैव कम आउट ऑफ मुगल ट्री। तो सादत खान, जैसा कि आप पिक्चर देखते हैं, ये सादत खान है। सादत खान जॉइंड इन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सईद ब्रदर्स। अभी हमने देखा कि एम्बिशियस लीडर्स थे, तो पहले हमने देखा निज़ाम उल मुल्क, अब हम देखते हैं सादत खान। सादत खान भी जो है वो एक नोबलमैन थे मुगल कोर्ट के। तो कहीं ना कहीं सईद ब्रदर्स को के खिलाफ एक कंस्पिरेसी हो रही थी, क्योंकि सईद ब्रदर्स जो थे वो दिल्ली में पावर कैप्चर करना चाहते थे। तो सादत खान ने मदद की थी उस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ जो सईद ब्रदर्स कर रहे थे, एंड ही ऑल्सो गेंड वेरी गुड गवर्नरशिप बिकॉज ऑफ हिज हेल्प फॉर हिज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सईद ब्रदर्स। एंड ही गॉट रॉयज रॉयल्टी ऑफ आगरा इन 1720 AD। अभी हमने देखा आगरा यूपी का जो एरिया है जिसे उन्होंने अवध किंगडम में बाद में प्रोक्लेम किया, तो 1720 में जो है उन्हें आगरा की वाइस रॉयल्टी या गवर्नरशिप दी गई। ही अज्यूम्ड द टाइटल बुरहानुल मुल्क। अभी हमने देखा निज़ाम उल मुल्क किस तरीके से जो है चिनकलिज खान ने लिया, उसी तरीके से सादत खान ने एक टाइटल लिया बुरहानुल मुल्क, एंड ही प्रोक्लेम्ड अवध इंडिपेंडेंस इन 1723 AD। तो इन्होंने भी देखा कि देयर वर कांस्टेंट बैक स्टैबिंग्स एंड सरप्राइज असैसिनेशंस, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। ही वॉज एन एम्बिशियस लीडर, सो ही प्रोक्लेम्ड हिज ओन इंडिपेंडेंस एंड ही अनाउंस्ड द किंगडम ऑफ अवध, जो कि आज यूपी और बिहार का जो आप एरिया देखते हैं, इट यूज्ड टू वंस बी एन अवध किंगडम। द बंगाल, अगेन दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एरियाज। आज जो आप वेस्ट बंगाल का एरिया देखते हैं और बांग्लादेश का जो एरिया देखते हैं, वो पूरा जो था वो बंगाल किंगडम था एक वक्त। या और अब अगर आपको याद हो तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट और वेस्ट बंगाल को जो है वो पार्टीशन किया हुआ था। तो जस्ट इमेजिन के वेस्ट बंगाल और पूरा बांग्लादेश का एरिया जो था वो बंगाल किंगडम था। एवर सिंस टाइम ऑफ औरंगजेब, मुर्शिद कुली खान, आप पिक्चर देखते हैं, ये मुर्शिद कुली खान है, हेल्ड द पोस्ट ऑफ बंगाल ऑफ गवर्नरशिप, यानी कि बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान बनाए गए थे फ्रॉम औरंगजेब टाइम इटसेल्फ, यानी कि औरंगजेब ने जो है उन्हें अपॉइंट किया था बंगाल का गवर्नर, या फिर बंगाल की वाइस रॉयल्टी उन्हें दी गई थी। ही वॉज अपॉइंटेड द सूबेदार ऑफ बंगाल एंड दीवान बाई औरंगजेब हिमसेल्फ। खुद औरंगजेब ने जो है उन्हें सूबेदार बनाया था, बंगाल का गवर्नर और दीवान बनाया था। He proclaimed independence in 1713 and ruled till 1727। तो इन्होंने ये भी जो है वो एक एम्बिशियस लीडर थे। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगा कि कांस्टेंट बैकस्टैबिंग एंड सरप्राइज असैसिनेशंस वर नॉट गुड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर। तो उन्होंने भी जो है, हालांकि वो जो बंगाल के वाइस रॉय थे उस वक्त, तो उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया, एंड ही रूल्ड द बंगाल किंगडम, या फिर ही declared his Bengal province to be independent from Mughal Empire, and he ruled it till 1727 AD। The Sikh Kingdom, अभी हमने देखा कि किस तरीके से तेज बहादुर सिंह जी को एग्जीक्यूट किया औरंगजेब ने, और बाद में बहादुर शाह द फर्स्ट ने भी पंडा बहादुर को जो है हराया सिरहिंद पाकिस्तान के एरिया में। तो सिख का अपोजिशन बढ़ गया था, तो कहीं ना कहीं सिख का जो खालसा की जो आर्मी थी वो भी बहुत एक्टिव थी। तो कहीं ना कहीं सिख रिलीजन या फिर सिख कम्युनिटी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोक्लेम इट्स ओन इंडिपेंडेंस। गुरु गोबिंद सिंह ट्रांसफॉर्म द सिख इंटू अ मिलिटेंट सेक्ट। अभी हमने बात की खालसा की, दरअसल खालसा जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है सिख कम्युनिटी का। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के सक्सेसर जो थे गुरु बंदा बहादुर, ही अज्यूम्ड द लीडरशिप इन 1700 AD, और हमने देखा कि किस तरीके से गुरु बंदा बहादुर को जो है हराया गया बहादुर शाह द फर्स्ट ने सिरहिंद पाकिस्तान के एरिया में। It was only after 1799 when राजा रंजीत सिंह proclaimed the Sikh Kingdom। तो 1708 AD जब गुरु बंडा बहादुर ने इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया, जब उन्होंने अपनी लीडरशिप ली सिख कम्युनिटी की, तो वहाँ से लेकर 1799 तक जो है वो सिख कम्युनिटी एक क्राइसिस में थी। तो 1799 में राजा रंजीत सिंह, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ही वॉज द वन हु प्रोक्लेम्ड द सिख किंगडम विथ लाहौर एज इट्स कैपिटल। तो एक सिख किंगडम एक विथ लाहौर एज इट्स कैपिटल वॉज अनाउंस्ड। द मराठास, जैसा कि हमने देखा कि अभी औरंगजेब जिंदा भी थे, तभी जो है शिवाजी महाराज ने अनाउंस किया था स्वराज, यानी कि हिंदुस्तान शुड बी रूल्ड बाय हिंदूस ओनली। तो कहीं ना कहीं मराठा एम्पायर के जो नींव है या फिर एस्टेब्लिशमेंट है वो औरंगजेब के वक्त ही हुई थी बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी हैड सोड द सीड्स ऑफ स्वराज, अभी हमने देखा। इमीडिएट रिलीज ऑफ शाहू जी वॉज ऑफ नो यूज एज रेबेलियन वॉज ऑलरेडी एट इट्स पीक। तो हमने देखा कि बहादुर शाह द फर्स्ट ने
इमीडिएटली नॉर्मलसी के लिए कई स्टेप्स लिए। तो उनमें से सबसे पहला स्टेप था कि ही रिलीज्ड शाहूजी महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के बेटे थे। लेकिन इट वाज ऑफ नो मच यूज़, क्योंकि उस वक्त तक जो थे मराठा रेबेलियन वाज एट इट्स पीक। मराठास जो थे वो बिल्कुल भी पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दे लिटरली वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल एम्पायर। मराठा स्टिल बाजीराव फर्स्ट एंड लेटर पेशवा सॉ इंटरनल बैटल्स। और बाद इसके भी जब शाहूजी महाराज रिलीज हुए तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ताराबाई के बीच और शाहूजी महाराज के बीच एक इंटरनल या फिर सिविल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रोक हुआ था। वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, सिविल वॉर चल रहे थे। तो मराठास में पेशवाई का एक सिस्टम चलता था। पेशवास दरअसल प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। तो कहीं ना कहीं बाजीराव द फर्स्ट, जब तक बाजीराव पेशवा ना बने तब तक मराठा किंगडम में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। और बाजीराव द फर्स्ट के पेशवा बनने के बाद पूरी तरीके से मराठा एम्पायर का जो दबदबा था वो पेशवाओं के हाथ चला गया। द जाट एंड सतनामीज टू फॉलोड द पाथ ऑफ रेबल्स। हमने देखा कि जाट और सतनामीज जो एक एग्रीकल्चरिस्ट या फिर पेजेंट जो कम्युनिटीज़ होते थे उन्होंने भी बहुत रेबल किया औरंगज़ेब के रूल के ख़िलाफ़, उसके रिलीजियस बेगोट्री के ख़िलाफ़, उसके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। तो कहीं ना कहीं जाट और सतनामीज़ का रेबल भी जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हुआ, या फिर वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हुआ फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल सुजारनिटी। द राजपूत्स वर बिजी विद इन टू फाइट फॉर सुप्रीमेसी। अभी हमने देखा कि राजपूत में आज का जो राजस्थान या फिर गुजरात के जो जितने भी चंद हिस्से हैं वो दरअसल राजपूत कॉन्फेडरीज होते थे, यानी कि छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे उस एरिया में, चाहे वो आगरा हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो। इस तरीके से अलग अलग जो राजे रजवाड़े होते थे तो उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे सुप्रीमेसी को लेकर। तो कहीं ना कहीं राजपूत्स वर ऑल्सो बिजी विद इन फॉर द फाइट फॉर सुप्रीमेसी, कि कहीं ना कहीं हम जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर हम जो है रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राजपूत के। द माइटी हैदर अली एंड हिज सन टीपू वर शाइनिंग इन द साउथ। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये टीपू सुल्तान की है। तो कहीं ना कहीं वोडेयार किंगडम जो चल रहा था मैसूर में, हैदर अली वॉज ऑल्सो अ वेरी नोबल पर्सन और अ वेरी वर्ती लीडर एंड एन एम्बिशियस लीडर, जो कि एक छोटे से मिलिट्री पोस्ट से ही बिकेम द सुल्तान ऑफ मैसूर। तो हैदर अली एज वेल एज हिज सन टीपू सुल्तान वर शाइनिंग इन साउथ। साउथ के जो मैसूर के एरिया में था वो हैदर अली और उनके बेटे का दबदबा चल रहा था। बर्थ ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट किंगडम्स लेड टू द फॉलोइंग। तो अभी हमने देखा कि सतनामीस, राजपूत्स, मराठास या फिर निज़ाम्स, अवध, बंगाल, इन सभी इंडिपेंडेंट किंगडम्स के पैदा होने से ये चंद प्रॉब्लम्स जो हैं वो एरप्ट हो गई। अ वीक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा कि किस तरीके से औरंगज़ेब वॉज ओनली द सेकेंड रूलर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू ब्रिंग द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू वन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन और इनटू वन सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी। तो कहीं ना कहीं एक वीक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ पोस्ट डेथ ऑफ औरंगज़ेब, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स केम आउट। तो फिर भाई वो क्यों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करेंगे? वो कहीं ना कहीं इज्जत तो देंगे दिल्ली की यानी कि मुगल एम्पायर की, बट एट एंड ऑफ द डे दे आर इंडिपेंडेंट। तो दिस वीक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजन्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। अ वीक रूलर, लिटरली देर वॉज नो रूलर एट द टॉप। अभी हमने देखा कि किस तरीके से एम्बिशियस लीडर्स जो थे, जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा और अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स उन्होंने प्रोक्लेम कर दिए। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डिफेंस सिस्टम। अभी हमने देखा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट एरियाज जितने भी थे, चाहे वो बंगाल था या अवध था या डेक्कन का जो एरिया था, मराठास या पंजाब, या जितने भी एरियाज थे वो अलग अलग हो गए। तो हर एरिया का अलग अलग अपना मिलिट्री या फिर अपना अपना डिफेंस सिस्टम हो गया। तो हु इज़ देयर टू प्रोटेक्ट दिल्ली एंड द सेंट्रल पॉलिटी। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न, और फिर दिस वाज आल्सो द रीज़न कि क्यों एक फ्रैगमेंटेशन हुआ डिफेंस सिस्टम में, कि जब यूरोपियंस ने डिवाइड एंड रूल थ्योरी को उन्होंने इस्तेमाल किया तो कितनी आसानी से जो है उन्होंने इन फ्रैगमेंटेशंस का पॉजिटिवली इस्तेमाल किया टू टर्न वन अगेंस्ट अदर। नो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी नहीं थी। हालांकि ये सभी मुगल सुजारनिटी को एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे विद इन देयर ओन रीच। आइडिया ऑफ इंडिया वॉज हार्डली लेफ्ट इन माइंड्स।
यानी कि टिल औरंगजेब दैट इज 1707 AD, उसके डेथ तक जो है हिंदुस्तान का पूरा सब कॉन्टिनेंट, वो अफ़गान से लेकर चेन्नई या फिर मद्रास उस वक्त जो एरिया था वहाँ तक जो था वो एक सेंट्रल पॉलिटी का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं देर वॉज एन आइडिया कि ये पूरा हिंदुस्तान या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो एक पॉलिटी था, इट वॉज वन इंडिया। तो दिस आइडिया वॉज नो मोर एग्जिस्टेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोकल रूलर्स आ गए, इंडिपेंडेंट लोकल किंगडम्स आ गए। अब वहाँ पर किंगडम ऑफ बंगाल था, किंगडम ऑफ पंजाब था, किंगडम ऑफ सिख था, या फिर किंगडम ऑफ मराठा, या फिर इस तरीके से अलग अलग, मैसूर किंगडम हम कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग किंगडम्स आ गए। हार्डली द आइडिया ऑफ वन एंड यूनिफाइड इंडिया वॉज लेफ्ट इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अलाउड यूरोपियंस टू स्ट्रेच देयर विंग्स एंड फ्लाई हाई। दरअसल यूरोपियन की एंट्री जहांगीर के वक्त ही हुई थी। ठीक है, जहांगीर के रूल में ही यूरोपियंस जो थे, खासकर पुर्तगीज और ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे वो आए थे और वो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो थे वो अपने पंख नहीं फैलाए थे। दे हैवंट स्ट्रेच्ड देयर विंग्स येट, क्योंकि उन्हें पता था कि देयर वाज अ वेरी गुड डिफेंस सिस्टम, देयर वाज अ गुड पॉलिटी, सेंट्रल पॉलिटी, there was good centralized administration, and above all there were more powerful rulers like Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb, who will not let any of foreign or foreign power to control Indian lands। तो उन्हें पता था कि इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सभी चीज़ें जब हो गए और ख़ासकर इंडिपेंडेंट छोटे छोटे जो स्टेट्स एरप्ट होने शुरू हो गए, ब्रिटिशों को और ख़ासकर यूरोपियंस को ये पता चल गया कि दिस वॉज द वेरी एप्ट टाइम टू प्रोक्लेम देयर पावर। तो ये था सेकेंड चैप्टर राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि हमारे टू द पॉइंट के इनिशिएटिव में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।